नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत रोमा लेकर हाजिर हूं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन एमसीक्यू पार्ट 5। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसी चैनल पर वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से। अदरवाइज़ आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पे वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो वीडियो में उसमें टॉपिक बाई टॉपिक भी डिस्कस किया गया है और एक दो वीडियो में मिसलिनियस क्वेश्चन भी लिए गए हैं। लेकिन जो हमारे साथियों के कमेंट हमें मिल रहे हैं उसमें काफ़ी लोग ये रिक्वायर कर रहे हैं कि सर एमसीक्यू टाइप जो भी आप हम लोग को करवा रहे हो टॉपिक बाय टॉपिक करवाइए। तो हम भी यही कोशिश करें, टॉपिक बाय टॉपिक ही करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल एक्सेस तथा मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि यूनिट नंबर 3 आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से ही होंगे। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जो आज का वीडियो हमारा यूनिट नंबर 3 पर बेस्ड है। ठीक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। कृपया करके आप उन सभी एमसीक्यू को ज़रूर देखें। और साथ ही में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप लोग उन सब्जेक्ट को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन एमसीक्यू पार्ट 5 है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज, पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली स्टोर द ऑल यूजर रिलेटेड डाटा दैट इज़ आल्सो रिलेवेंट टू जीएसएम मोबाइल सिस्टम। जीएसएम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। ठीक, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम जीएसएम के नाम से जानते हैं। क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर सभी उपयोगकर्ता संबंधित डेटा को संग्रहित करता है जो कि जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया, VLR, दूसरा ऑप्शन दिया HMR, तीसरा ऑप्शन दिया CMR और चौथा ऑप्शन दिया SIM। तो जो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। SIM इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, SIM किसके लिए होता है? आमतौर पर जितने भी यूज़र होते हैं उनका जो डाटा होता है वो SIM में ज़रूर होता है। ठीक, क्योंकि VLR जो होता है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, HMR जो होता है वो भी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, और CMR होता है वो भी किसी स्पेशल पर्पज़ के, जैसे क्रिमिनल मेंबर रिपोर्ट हो जाएगा CMR, तो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही सारे डाटा स्टोर करता है। लेकिन जो सिम होता है आम आदमी के लिए या फिर आम उपयोगकर्ता जो सब्सक्राइबर होते हैं उन सब का रखता है, चाहे वो स्पेशल हो या फिर जो आम व्यक्ति होते हैं वो सिम में उनका डाटा ज़रूर होता है। ठीक, तो SIM इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का इज़ राइट आंसर। ठीक, आंसर नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड टू द ट्रांसमिशन। यानी कि निम्नलिखित में से किस कोड में विशिष्ट विशेषताओं वाले ट्रांसमिशन को लागू किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया CDMA, दूसरा ऑप्शन दिया GPRS, तीसरा ऑप्शन दिया GSM और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। CDMA इज़ राइट आंसर हो जाएगा। CDMA फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ठीक, CDM में क्या किया जाता है, CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, यानी कि जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको डिवाइस करने के लिए कोड का यूज़ किया जाता है। ऐसे FDMA होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। तो ये जो एक्सेस टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा CDMA। वैसे इसमें भी कहा गया कोड विशिष्ट विशेषताएँ, यानी कि कोड विद स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो राइट आंसर जो हमारा होगा आंसर नंबर ए ही होगा। CDMA इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स पैकेट मोड डाटा ट्रांसफ़र सर्विस ओवर द सेलुलर नेटवर्क। यानी कि निम्नलिखित में से सेलुलर नेटवर्क पर पैकेट मोड ट्रांसफ़र सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है TPC, नंबर 2 ऑप्शन दिया गया GPRS, नंबर 3 ऑप्शन दिया GSM, नंबर 4 दिया गया नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। GPRS इज राइट आंसर होगा। ठीक, GPRS। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है।
जीपी ईजी होता है, आप लोग को बता भी चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप बताइएगा जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 2 जीपीआरएस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू यूज़ द एंट्री बैंडविड्थ साइमल्टेनियस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हमें एक साथ संपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन दिया TDMA, दूसरा ऑप्शन दिया CDMA, चौथा ऑप्शन दिया FDMA और पांचवा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा CDMA हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है एक साथ मतलब कि संपूर्ण बैंडविड्थ यानी संपूर्ण फ्रीक्वेंसी को कौन एक साथ यूज़ करने के लिए देता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अगर हम FDMA कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सचेंज होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो जो CDMA होता है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सचेंज होता है, तो राइट जो होगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। किस क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इन द सेलुलर नेटवर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल शेप डिपेंड्स, यानी कि सेलुलर नेटवर्क सेल शेप का आकार निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है पॉलिटिकल नेट कंडीशन, दूसरा ऑप्शन दिया सोशल कंडीशन, तीसरा ऑप्शन दिया एनवायरनमेंट कंडीशन और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेल शेप होता है, सेल शेप वैसे जो होता है किस शेप में है, हेक्सागोन शेप में होता है, हेक्सागोन शेप ये होता है। ठीक, ये वाला हमारा होता है हेक्सागोन शेप। हेक्सागोनल शेप जो हमारा वो दिया जाता है सेल का, वो क्यों दिया जाता है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन इसका पॉलिटिकल कंडीशन दिया, बिल्कुल भी नहीं होता, पॉलिटिकल कंडीशन पे इसका क्या मतलब होने वाला है। सोशल कंडीशन होता है लेकिन शेप पे असर नहीं पड़ता, सोशल कंडीशन में सब्सक्राइबर का असर पड़ता है। सब्सक्राइबर अगर हमें बढ़ते जा रहे हैं तो किसी मल्टीपल एक्सेस द्वारा उनको डिवाइड किया जाएगा, ना कि उनका सेल का शेप चेंज किया जाएगा। तो सोशल इस कंडीशन भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या हमारा सेल का आकार। ठीक, सेल का आकार जो हमारा किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इन ए सेलुलर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अदर्स, यानी कि एक सेलुलर नेटवर्क में निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरों के लिए समान फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, फ्रीक्वेंसी होपिंग, दूसरा ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी रीयूज, तीसरा ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी प्लानिंग और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज। यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, सेम फ्रीक्वेंसी, एक जैसा फ्रीक्वेंसी समान आवृत्ति का उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज ही होता है सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी किसी नियरेस्ट सेल में भी यूज किया जा रहा है, तो उसी को फ्रीक्वेंसी रीयूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज करने से हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है उसके लिए कई सारी कंडीशन होती है। एक तो पहला जो हमारा सेल टावर वो छोटा होना चाहिए, सेल टावर छोटे होने के साथ साथ उसका कवरेज एरिया कम होना चाहिए, क्योंकि सेल टावर छोटा होगा तो कवरेज एरिया भी कम होगा, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रीयूज आसानी से किया जा सकता है। अगर बड़ा टावर हमारा है, कवरेज एरिया उसका बड़ा है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी रीयूज करने में इंटरफेयरिंग हमारी उत्पन्न होगी, यानी क्रॉस टॉक उत्पन्न होना कंपलसरी है। तो इसलिए इसके लिए कई सारी कंडीशन होती हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज के लिए। अगर हम लोग उन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया इसका राइट आंसर जो हमारा होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, द मेन एम ऑफ द फाइल सिस्टम इज टू सपोर्ट, यानी कि फाइल सिस्टम मुख्यतः किस उद्देश्य को सपोर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू डाटा, दूसरा ऑप्शन दिया एफिशिएंट एक्सेस टू डाटा, तीसरा ऑप्शन दिया कंस्टेंट एक्सेस टू डाटा, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा सिस्टम सपोर्ट होता है, फाइल सिस्टम सपोर्ट होता है, वो ट्रांसपेरेंट एक्सेस डाटा को भी सपोर्ट करता है, एफिशिएंट एक्सेस डाटा को भी सपोर्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेस डाटा को भी सपोर्ट करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है,
इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ए क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट एंड द सर्वर प्रोवाइड्स, यानी कि एक वितरित सिस्टम में क्लाइंट्स अनुरोध करता है तथा सर्वर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऑप्शन पहला दिया गया डाटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया सर्विस, तीसरा ऑप्शन दिया इन्फॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, सर्विस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सर्विस प्रदान करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो क्लाइंट को प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? सर्वर द्वारा। तो सर्वर द्वारा क्या प्रदान किया? सर्विस प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइड द सर्विस बाय द सर्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बेतार संचार का मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। ठीक, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही फॉलो करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। माइक्रोवेव बहुत से स्टूडेंट को लग रहा होगा राइट आंसर माइक्रोवेव होगा, माइक्रोवेव नहीं होगा। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन में या फिर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जो वायरलेस कम्युनिकेशन किसी स्पेशल पर्पज़ तथा जो आम आदमी हैं या फिर आम उपभोक्ता हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? व्हेन वाज द 2G कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, यानी कि 2G संचार माध्यम कब पेश किया गया? तो इसके ऑप्शन क्या दिया गया? 1982, दूसरा ऑप्शन दिया 1984, तीसरा ऑप्शन दिया 1986 और चौथा ऑप्शन दिया 1988। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1988 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1988। आप लोगों को थोड़ा माथा चकरा रहा होगा कि ये बता क्या रहे हैं, सही बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इसमें आप ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, 2G कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, यानी इन मार्केट में इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1988 में हुआ। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा 1990 में उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट किया गया था। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप एक ध्यान दो क्या लिखा है? 2G लिखा है ना। 2G में जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन का मतलब क्या होता है? वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन में 10 ईयर होता है। ठीक, 10 ईयर होता है जनरेशन का मतलब। अब 1G का जो वो इम्प्लीमेंट था वो कब हो गया था हमारा? लगभग 1980 में 1G का इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक, एनालॉग टेक्निक पे यूज़ था वो, FDMA पे चलता था, कुछ ऐसे था 1G टेक्नोलॉजी हमारी जो थी। अब 2G जब आई तो उसे 1990 में आना चाहिए, लेकिन उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में उसको 2G को बना लिया गया था, यानी कि 2G से सेलुलर सिस्टम जो था वो जो इसमें क्या क्या फीचर थे, वॉइस टेक्स्ट मैसेज था, इसकी स्पीड 24 kb/s थी, ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। 2G से ही डिजिटल सिग्नल शुरू हो गया था, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी। तो ये सब 2G के फीचर थे। तो 2G के फीचर लगभग 1988 में ही बना लिए गए थे, यानी मार्केट में उनको बता दिया गया 2G ये हमारे 2G सिस्टम में ये फीचर रहेंगे। लेकिन बात ये थी कि जो जनरेशन की बात की जाती है वो 10 साल बाद की जाती है, यानी 10 साल में एक जनरेशन आता है। ठीक, वायरलेस कम्युनिकेशन में तो 10 साल यहाँ पर पूरे ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि 80 में हमारा 1G आया था, 88 में 2G इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल होल्ड करना पड़ा, यानी कि 2 साल बाद 1990 में इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2G इस पे कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट कब किया, यानी इंट्रोड्यूस की जगह पे इम्प्लीमेंट अगर दे रहा तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1990 हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 1990 हो जाएगा इस राइट आंसर है, क्योंकि इम्प्लीमेंट हमारा 1990 में कराया गया था। लेकिन अगर यहाँ पूछा इंट्रोड्यूस कब कराया गया था? 1988 में कराया गया था। जैसे आप बीच में 2G पढ़े होंगे, 2G से स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ही आता है 2.5G, 2.75G। तो ये जो आता है ना, ये देखो उसमें सुधार जो हुआ, लेकिन 10 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए इसको हम अलग एक कैटेगरी या फिर अलग जनरेशन नहीं दे सकते थे। हाँ, सुधार अच्छा हो गया और अच्छा बेनिफिट था, तो होल्ड करना उतना उचित नहीं था, तो इसीलिए 2.75 जनरेशन, 2.25 जनरेशन या 2.5 जनरेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। ठीक, लेकिन हाँ उसको 3 जनरेशन नहीं दिया गया, क्योंकि कारण था 10 साल के बाद ही हम
जो सेकेंड जनरेशन उसे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। अब जैसे अभी भारत में 5G नहीं आया, लेकिन 5G को हम कहने के लिए यही कहेंगे 2020 में 5G आ गया, क्योंकि अब भारत में नहीं आया, लेकिन हाँ अदर कंट्री में तो आ गया है। और साथ ही 4G जो हमारा आया है, कब आया है? 2010 में आया है। भारत में आते आते लगभग 2014-15 बीत गया था। तो हम तो ये थोड़ा ना कह सकते कि हमारा 4G जो आया है वो 2014 में आया है और भारत में आया 2014 में। तो भारत की कमी है ना कि वो इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है। लेकिन अदर कंट्री में तो उसका जनरेशन तो बढ़ता जा रहा है। 5G कहीं कहीं आ गया, कहीं कहीं में 2G चलता। तो हम ये थोड़ा ना कहने लगें कि अभी वहाँ पे 4G नहीं आया है तो 2G 2020 में आया है, ये कह नहीं कह सकते ना। आई होप आपको सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी जो हम इतना कहना क्या चाह रहे हैं। तो मतलब क्या, हमारा जो इंट्रोड्यूस है 2G कम्युनिकेशन का इंट्रोड्यूशन है वो 1988 में ही हो गया था मार्केट में। बस यही है, उसको इम्प्लीमेंट कराने में 1990 तक समय लिया गया था। ठीक, 1990 तक समय लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि उसका जनरेशन सिस्टम ही हमारा 10 ईयर पे चलता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर होगा। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर 1988। आप ये मत कन्फ्यूज होना कि आंसर ये गलत है। ठीक, क्योंकि 1990 बहुत लोग पढ़े होंगे, बस 1990 में यहाँ पे ध्यान देना कि इंट्रोड्यूस का इम्प्लीमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा सारे डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? हाउ मेनी सब स्टेशन आर ग्लोबल सिस्टम मोबाइल्स, यानी मोबाइल में ग्लोबल सिस्टम के लिए कितने सब स्टेशन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 2, ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी बी हो जाएगा। 3 ग्लोबल सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है NSS, क्या होता है NSS, एक होता है BSS, एक होता है OSS। अब इन तीनों के फुल फॉर्म तो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए NSS BSS OSS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको इन तीनों का फुल फॉर्म अच्छे से बताए हैं, इसका मतलब क्या होता है NSS BSS OSS, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा NSS BSS OSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। 3 मोबाइल सिस्टम होते हैं, यानी 3 ग्लोबल सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? NSS होते हैं, BSS होते हैं, OSS होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज ए हार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम मोबाइल्स, यानी कि GSM। ठीक, क्या कहा गया? निम्नलिखित में किसे मोबाइल्स या GSM का ग्लोबल सिस्टम मोबाइल का दिल माना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इसमें किसे GSM का दिल माना नहीं, हार्ट माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सपोर्ट सब सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया गया बेस सपोर्ट सब सिस्टम और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। जो नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम होता है उसे GSM टेक्नोलॉजी का हार्ट कहा जाता है। ठीक, ये याद किया रहना है, थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी इसमें। जो GSM होता है उसका हार्ट किसे कहा जाता है? नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है हाउ मेनी टाइप सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड द GSM, यानी GSM कितने प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो GSM होता है वो हम लोगों को या फिर अपने यूजर को कितने सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3 सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, 3 सिक्योरिटी प्रदान करता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका क्लियर होगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका? 3, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? द पेजिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि पेजिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेंडिंग न्यूमेरिकल मैसेज, ऑडियो कॉल्स, तीसरा दिया गया है सेंडिंग अल्फा न्यूमेरिकल मैसेज और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। तो जो पेजिंग सिस्टम होता है उसका जो उपयोग किया जाता है वो तीनों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि सेंडिंग न्यूमेरिकल मैसेज के लिए भी होता है, ऑडियो कॉल्स के लिए होता है, सेंडिंग अल्फा न्यूमेरिक मैसेज जो होते हैं उनको लिए भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 14 नंबर क्वेश्चन का। पेजिंग सिस्टम क्या होता है? पेजिंग सिस्टम ये होता है किसी डाटा को एक जगह से लेना तथा उसको डाटा जो डेस्टिनेशन वहाँ पे ट्रांसमिट करना, वो पेजिंग सिस्टम कहलाता है। एक मल्टीपल डाटा को एक जगह पे ट्रांसमिट करना ही पेजिंग सिस्टम होता है। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें क्या क्या किया जाता है? सेंडिंग न्यूमेरिकल मैसेज भी किया जाता है, ऑडियो कॉल्स भी होती हैं और जो हमारा क्या दिया गया है सेंडिंग अल्फा न्यूमेरिकल मैसेज भी उसका होता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीसीएन, यानी कि पीसीएन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात आती है पहले पीसीएन क्या होता है। पीसीएन का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि व्यक्तिगत संचार नेटवर्क होता है पीसीएन का फुल फॉर्म। ठीक, अभी पूछ रहा है पीसीएन का जो दिया गया है पीसीएन उसको किस कथन के लिए सही है। पहला कथन क्या दिया गया है? वायरलेस कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग कॉल्स। दूसरा कथन क्या है? स्प्रेटिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द यूज़र। तीसरा ऑप्शन दिया फॉर रिसीविंग कॉल्स और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो जो पीसीएन सिस्टम होता है वो एक जीएसएम बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। ठीक, जीएसएम बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो जीएसएम में क्या होता है? वायरलेस कॉन्सेप्ट भी होता है, स्प्रेटिव ऑफ द लोकेशन यूज़र होता है, यानी कि यूज़र के लोकेशन को बिना अवहेलना दिए उसका काम करती है, यानी कि यूज़र किस भी लोकेशन पे हो वो अपना कॉल फ़ोन रिसीव सब कुछ कर लेता है, क्योंकि जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल के टेक्नोलॉजी पे ही पीसीएन हमारा बेस्ड होता है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है? फॉर रिसीविंग कॉल, यानी कॉल को रिसीव कर सकता है किसके? पीसीएन के थ्रू। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत पूछा क्या जा रहा है। ये पूछा जाए पीसीएन सिस्टम किसके लिए, किस कथन के लिए सही है। तो पीसीएन सिस्टम पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो जीएसएम पे बेस्ड होता है। जीएसएम टेक्नोलॉजी होती है, उसी पे बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो जीएसएम के जितने भी फीचर होते हैं वो इसमें फॉलो करते हैं। जीएसएम या ग्लोबल मोबाइल सिस्टम। ठीक, तो उसी हिसाब से जो हमारा पीसीएन होता है वो किसका? वायरलेस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कॉल, इंस्परेटिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द सर्व यूज़र, और चौथा ऑप्शन है फॉर रिसीव कॉल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर होगा। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 15 इज लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे तथा जो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं 15 के 15 क्वेश्चन वो आपको समझ में आए होंगे। अगर हम यही करते हैं जहाँ तक आपके डाउट क्लियर कर सकें क्लियर करते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट छूट जाता है हमारी वजह से, आपको कौन सा डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। अगर आपके डाउट सारे क्लियर हो जा रहे हैं वीडियो में यही तो और अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे किसी का फुल फॉर्म, कोई ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन तो नहीं होता है लेकिन फुल फॉर्म किसी का पूछते हैं तो वो ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि हाँ फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे ये लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से मिले होंगे। बस हम ये कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये हमारे साथीगण ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसको टॉपिक बाई टॉपिक लाओ, तो यही करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। वैसे जो भी 1-2 वीडियो पीछे भी हैं, 4 वीडियो हम वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें 1-2 वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको जो टॉपिक बाई टॉपिक भी होंगे, वो अदर से नहीं होंगे। ठीक, अब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं यार, वो टॉपिक के अंतर्गत होंगे। बस हाँ, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सिलेबस के अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। जो क्वेश्चन आपके लोग बताया जा रहा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको एक बार ज़रूर सीरियसली लेके पढ़ें। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें, सही करें, क्योंकि थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे तो ऑप्शन याद रहेंगे। आप ये तो गेस कर ही सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें ये ऑप्शन राइट था। ठीक, तो आप सीरियस होकर थोड़ा पढ़ें, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारे साथ जितने ज़्यादा साथी जुड़ सके जुड़ जाएँ। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।